हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं 12th फिजिक्स चैप्टर 5 को कंप्लीट करवा रहा हूं और इस क्लास से शायद ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले उन सभी बच्चों के लिए वेरी वेरी सॉरी जिनके लिए मैं 2 दिन क्लास नहीं दे पाया, 2 डेज क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन मैं गारंटी फुल कहता हूँ। देखिए, 5वां चैप्टर आपका चल रहा है, इसमें ओनली 2 चैप्टर बचे। आपकी पहली फिजिक्स समाप्त हो गई, दूसरी फिजिक्स का भी आज 10 बजे तक वीडियो आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और लंबा वीडियो होगा। फिर दो दिन का जो लॉस है उसे भरपाई करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक केमिस्ट्री की महामैराथन, जिसमें तीसरा चैप्टर जो आपका होगा एल्कोहल फिनाल तथा ईथर, वो सॉरी ये खत्म हो गया एल्कोहल फिनाल ईथर। अब एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर होगा उसको पूरा, तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड वाला, उसको पूरा मात्र एक ही क्लास में पढ़ा दूंगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये वाली लाइव क्लास मैं कब ले लूँ, कल ले लूँ, कल जिस टाइम पे लेना है आप टाइम कमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसी टाइम पे ये क्लास आ जाएगी। ये भरपाई होगी 2 डेज की, जिस 2 डेज पर आपकी क्लास नहीं हो पाई। क्लास क्यों नहीं हो पाई? थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था यार, काम आ जाते हैं मुझे भी, क्योंकि मैं भी एक घर से ही हूँ, फैमिली में काम होते हैं बहुत सारे। इसलिए वेरी वेरी सॉरी बेटा। किसने किसने मुझे 2 दिन की क्लास के लिए माफ़ किया वो भी कमेंट करके बताना, और इस क्लास को एंजॉय करना, और प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी दोस्त जितने भी साथी हैं ना, उनको पता चल जाए कि क्लासेस अब रेगुलर हो गई हैं और क्लास अपनी ये टाइम पर 7 बजे हो रही है। इसके बाद फिर अपनी क्लास 9 बजे टाइम पर होगी, ठीक है? तो क्लास को एंजॉय करिए, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताइए। और एक बात मैं आपसे और बता देना चाहता हूँ, आज जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं था। चुंबकत्व एवं द्रव में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। अब तक जो मैंने पढ़ाया उसके पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये हर बार एग्जाम पर पूछा जाता है यही क्वेश्चन। तो इसे आप ध्यान से देखें और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से देखें। आपको पता है मैं खेल खेल में आपको फिजिक्स का हीरो बना दूंगा, ऐसा जो मैंने लिखा है वो एकदम करेक्ट है, और आपको देखते देखते इसे भी कंप्लीट कर लेना है, नोट्स बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र के 2 अवयव लिखिए। तो सबसे पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र के अवयव के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र के अवयव कौन कौन से हैं। चुटकियों में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के बीच संबंध स्थापित करो, यानी ये डेरिवेशन है। इस पूरे चैप्टर में मात्र एक ही डेरिवेशन है और 2 डेरिवेशन नहीं है। इसमें देखिए बोला गया है क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, दो हमें एक भौगोलिक यामोत्तर बनाना होता है और एक चुंबकीय यामोत्तर बनाना होता है। वो मैं आपको बना के कंप्लीट समझाने की कोशिश करता हूं। तो सभी लोग लाइव जुड़ गए या नहीं कमेंट करके बताइए। तो जुड़ गए सभी लोग लाइव। तो देखिए, सबसे पहले हमें इसमें बनाना होता है एक चुंबकीय यामोत्तर और एक बनाना होता है भौगोलिक यामोत्तर। तो सबसे पहले हम लोग एक चुंबकीय यामोत्तर बनाएंगे। देखिए, चुंबकीय यामोत्तर अगर आपको नहीं पता कि किस तरह बनता है तो आज कंप्लीट समझ लीजिए। चुंबकीय यामोत्तर कुछ इस तरीके का बनता है, देख लीजिए, आप बहुत गौर करके देख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है आपके एग्जाम पर यही बनाना पड़ जाए। इसका देखिए, सबसे पहले ये बन गया चुंबकीय यामोत्तर। इसका मैं कुछ नाम दूंगा, तो इस कोने को P और इसको Q और इसको R, इसको R दूं या इसको R दूं, इसको S दे दूंगा, PQRS। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इस पर फिर क्या होगा, हम एक चुंबकीय सुई लगाएंगे। कौन सी सुई लगाएंगे? चुंबकीय सुई लगाएंगे, क्योंकि हम लोग ये चुंबकीय यामोत्तर बनाए। ये कौन सा यामोत्तर है? पूरा जो चारों तरफ का दिया गया है ये आपका चुंबकीय यामोत्तर है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्लास कितनी भी बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखे या ना देखे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमेंट रॉन्ग करे डिसलाइक करे कोई मतलब नहीं है, शेयर करे ना करे कोई मतलब नहीं है। जिसकी जो इच्छा हो बेटा करो, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, दिल से पढ़ाऊंगा और पूरी मेहनत झोंक दूंगा और 98% दिलाऊंगा, ठीक है? चुंबकीय यामोत्तर। इसके बाद हमें क्या है, चुंबकीय यामोत्तर है, इसलिए हमें इस पर एक चुंबकीय सुई लटकानी होती है। तो जब हमें इस पर चुंबकीय सुई लटकानी होती है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे एक चुंबकीय सुई बना देंगे। इसका भी हम लोग नाम दे देंगे, ये मान लीजिए एन है, ये नॉर्थ यानी उत्तर और ये साउथ यानी कि दक्षिण है, ठीक है? ये एक चुंबक बीच में लटका दिया गया है। अब इसमें हमें एक भौगोलिक यामोत्तर बनाना होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक चुंबकीय यामोत्तर और एक भौगोलिक यामोत्तर, 2 यामोत्तर इसमें होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक भौगोलिक यामोत्तर। तो यहाँ पे ये बना हमारा भौगोलिक यामोत्तर। इस भौगोलिक यामोत्तर को हम लोग इससे मिला देंगे।
इससे मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसे मैच कराने के लिए इस पर लाइनिंग कर देते हैं ताकि पता चल सके कि ये चुंबकीय यामोत्तर है और दूसरा भौगोलिक यामोत्तर है। ये जो लाइनें हैं ये खास इफेक्ट नहीं डालती, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि ये जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर है ये आपस में जुड़ा हुआ पार्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका भी नाम दे देंगे। तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि इसे दे देता हूँ एल एम, इसे एल एम दे देता हूँ और इसका नाम ओ दे देता हूँ। यहाँ पे दिया ही गया है पी क्यू, तो इसे क्यू दे देता हूँ, दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत ना है। अपना जो चित्र है वो बन के कंप्लीट हो गया। ये जो देखिए चुंबकीय यामोत्तर है और ये अपना भौगोलिक यामोत्तर है। इसे हम लोग भौगोलिक यामोत्तर क्यों बोले, क्योंकि ये जो ऊपर है ना, पृथ्वी के जो ऊपर बनता है वो भूगोल होता है, भौगोल होता है, इसलिए हम इसे भौगोलिक यामोत्तर बोले हैं। ये पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है, ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है और ये पूरा चुंबकीय यामोत्तर है, इसके ऊपर रखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसका जो नाम दिए हैं वो दिए हैं भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक होता है, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक ना लिखना, भौगोलिक यामोत्तर होता है। ठीक है, हालांकि हिंदी में मुझसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं जिसके कारण बच्चे कमेंट करते रहते हैं। हिंदी मेरी उतनी अच्छी ना है, तो आप लोग मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हमको यहाँ पे ये जो है ना ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल का मतलब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा कहीं पे, और ये देखिए वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब होता है आपका क्षैतिज घटक, और हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो हमारा ये जो घटक है ये घटक कहलाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम लोग BH लिख देंगे, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, क्षैतिज सॉरी चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर क्यों बोला, H को हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, क्योंकि हॉरिजेंटल इंग्लिश में होता है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर। और ये क्या है अपना चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र है तो हमको चुंबकीय क्षेत्र दर्शाना था। ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसलिए इसको सफिक्स में हम H को रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है। और ये वर्टिकल चुंबकीय क्षेत्र है, हम वर्टिकल को बोलते हैं क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल, वर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। तो ये जो अपना होगा वो होगा क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, तो इसे कर दूंगा BV। ठीक है, तो देखिए ये इधर की जो रेखा है, इधर की रेखा है बराबर है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, BV हो जाएगा टोटल। और ये जो BH यहाँ दिया गया है तो यहाँ की भी जो दूरी कितनी हो जाएगी, BH हो जाएगी। अब मैंने बताया था ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए अर्थ मीन्स क्या होती है, पृथ्वी, ई फॉर अर्थ, अर्थ मीन्स क्या होती है, पृथ्वी, इसलिए इसे पृथ्वी से डिनोट करेंगे। तो अगर हमें पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चाहिए तो हम क्या कर देंगे, BE। आई होप दोस्तों आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा जो कि मैंने आपको एक एक पॉइंट ना बताया हो। कमेंट करके बताना यार किसको एक एक पॉइंट मैंने नहीं बताया, एक बार मैं फिर से समझाने की टोटल पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर मैं बता दूं, एक कोण बनेगा, यहाँ पे कोण बनेगा जिसको हम बोलेंगे अल्फा। इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं दिक्पात कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, दिक्पात कोण। यही होता है एक कोण, दिक्पात कोण। अभी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक थीटा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा, थीटा कोण, जिसको हम लोग बोलेंगे नति कोण या नमन कोण। कौन सा कोण, नति कोण या नमन कोण। यही आपका क्या होता है, दो दो ऊपर लिखा गया है ना, चुंबकीय क्षेत्र के दो अवयव, यही आपके दो अवयव होते हैं, दिक्पात कोण और नति कोण, दिक्पात कोण और नति कोण। ठीक है, दो अवयव ये हो गए। अब इन दो अवयव की डेफिनेशन बताऊंगा, पूरी रामायण यहाँ पे आपको कंप्लीट समझाऊंगा, बस आप देखते रहिए वीडियो को। देखिए सबसे पहले जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के दो अवयव लिखिए, तो आपको दिमाग में डाल देना है कि चुंबकीय क्षेत्र के दो अवयव होते हैं, दिक्पात कोण और नति कोण। कौन कौन से कोण, दो कोण होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव, दिक्पात कोण और नति कोण। इसके बाद आपको इतनी बात कंफर्म होने के बाद आपको अब कहाँ पे आना है, अब आपको सीधे आना है कि जब हमें चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बनाना है, तो सबसे पहले हमें एक चुंबकीय क्षेत्र बना, चुंबकीय चुंबकीय यामोत्तर बना, चुंबकीय अवयव बनाना होगा, जिस पर हमें एक चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर बनाना होगा। तो हमें चुंबकीय यामोत्तर बनाने के लिए कुछ इस प्रकार वर्गाकार बनाते हैं, उसका नाम दे देते हैं। जब चुंबकीय यामोत्तर हम बनाते हैं तो चुंबकीय यामोत्तर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की एक सुई लटकाते हैं, फिर इसके ऊपर हम भौगोलिक यामोत्तर बना देते हैं, कोई दिक्कत ना है, भौगोलिक यामोत्तर को जोड़ देते हैं, सभी का नामकरण कर देते हैं। ये बराबर है, इस तरह से हॉरिजेंटल है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सपाट संलग्न जो जगह होती है उसको हम लोग साफ जगह होती है, उसको हम लोग साफ मीन्स मेरा कहने का बराबर, उस ऊपर नीचे जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल।
ठीक है, तो उसे बोल देते हैं क्षैतिज और ये इसे बोल देते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हमने BH कर दिया है और इसके लिए हमने BV कर दिया है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल होता है और E फॉर अर्थ पृथ्वी होता है, ये बीच का पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इसे हम लोग BE कर दिए। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत ना है, सब कुछ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे थ्योरी भी कुछ लिखनी है। थ्योरी क्या लिखेंगे, माना ओ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई O दिया गया है, ये आपको O दिया गया है, ये आपको P दिया गया है, ये आपको R दिया गया है, ये आपको S दिया गया है। माना OPRS या PQRS लिख देंगे। माना PQRS एक चुंबकीय यामोत्तर है। कौन सा यामोत्तर है दोस्तों, ये चुंबकीय यामोत्तर है, तो आप लिख देंगे माना PQRS एक चुंबकीय यामोत्तर है, जिसमें एक चुंबकीय सुई QS या SQ लटकाई गई है, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही है, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही है। QMLR एक भौगोलिक यामोत्तर है। QMLR एक भौगोलिक यामोत्तर है, जो कौन कौन सा, QMLR एक भौगोलिक यामोत्तर है जो दो भागों में डिवाइड है। कौन कौन से भाग हैं, एक भाग देखिए यहाँ पे, इसका एक भाग इससे टच है ना, इसलिए ये दो भागों में डिवाइड बोला गया है, जिसमें से एक है ऊर्ध्वाधर का क्षैतिज घटक और एक है ऊर्ध्वाधर घटक और एक है क्षैतिज घटक। तो पूरी डेफिनेशंस आपको जो लिखने के लिए मैंने समझाई, तो बहुत ही नॉर्मल वे में समझाई। आपको क्या लिखना है, माना PQRS एक चुंबकीय यामोत्तर है, जिस पर एक PQ सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई है, उसके ऊपर एक भौगोलिक यामोत्तर LMOR है, जो उसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। आई होप दोस्तों आप सभी के समझ में आया होगा थ्योरी आपको कैसे लिखनी है। थ्योरी लिखने के लिए मैं एक बार फिर से बता दूंगा। थ्योरी में मैंने सबसे पहले चित्र में जो समझाया था कि हम लोगों ने एक भौगोलिक यामोत्तर चुंबकीय यामोत्तर बनाया, तो सबसे पहले आपको लिख देना है माना PQRS एक चुंबकीय यामोत्तर है। फिर मैंने उसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई, तो आप बोल देंगे QS एक स्वतंत्रता पूर्वक सुई लटकाई गई है। इसके बाद बोल देंगे LMOR एक भौगोलिक यामोत्तर है, जिसे दो भागों में बांटा गया है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। किस किस के समझ में इतनी बात आ गई कमेंट करके बताना, और जिस जिसके समझ में इतनी बात आ गई ना, वो राजा हो गया। क्या हो गया, वो राजा हो गया। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखिए हमें रिलेशनशिप अगर हम लोग देखें तो बीच से एक डोर पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ी हुई है। इस रस्सी से अगर हम देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, कोण बन रहा है। तो चाहे जो ट्रायंगल ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत ना है, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको लंब पता है और आधार पता है। आपको पता होगा कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं, और इसके बाद इसे आधार बोलेंगे। अगर आप इस देखिए इस ट्रायंगल को लेंगे, समझिएगा मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, बहुत प्यार से समझाता हूँ मैं बच्चों को, बहुत प्यार से, और ऑफलाइन में बहुत प्यार से काटता भी हूँ अगर समझ में ना आया तो, मतलब समझ में आने के बाद उसे कर ना पाया तो जब तक समझ में ना आए ना, तो कमेंट करके ना बता देना कि हाँ मेरे समझ में आ गया। जब समझ में आ जाए तभी बताना। देखिए ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से क्या है, इस ट्रायंगल से जब आप इस ट्रायंगल को लोगे तो यहाँ पे आपको क्या पता है, यहाँ पे लंब पता है, आपको क्या क्या रिलेशन पता है, देखिएगा लंब पता है। इसके बाद आपको ये क्या पता है, आधार पता है। इस पे दो रिलेशन आपको पता है, आधार पता है और लंब पता है। अगर मैं सपोज ये वाला ट्रायंगल आपसे कह दूं, लो यार जरूरी है ये वाला ट्रायंगल, मैंने कह दिया इसे ना लो यार, छोड़ दो इस ट्रायंगल को, लो। कोई ऊपर पसंद करता है, कोई नीचे पसंद करता है, जिसे ऊपर वाला पसंद हो ये ट्रायंगल ले लेना, जिसे नीचे वाला पसंद हो वो ये ट्रायंगल ले लेना। तो देखिए ऊपर वाला मुझे सपोज करो पसंद है, तो मैं इस पे भी देखूंगा, तो इस पे भी मुझे क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। अब जल्दी से यार कमेंट करके बता दो लंब आधार का रिलेशन किसके साथ होता है, तो भैया मेरे साइन के साथ होता है, और इसमें थीटा दिया गया है, इसलिए मैं इसे क्या कर दूंगा, साइन थीटा। तो अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर लंब इंटू आधार की, तो यहाँ पे लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास है BV, और हमारे पास जो आधार है वो क्या है, सॉरी स्टूडेंट सॉरी, ये साइन का रिलेशन नहीं होता, लंब बटे आधार साइन का रिलेशन नहीं होता, लंब बटे कर्ण और साइन का रिलेशन होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। गलती हो गई यार, कमेंट करके अब ये बात मत कहना कि यार ये गलती कर दी आपने। लंब बटे कर्ण होता है इसका रिलेशन। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमें क्या है, इसमें साइन निकालना होता है और कास निकालना होता है। मैं आपको समझा देना चाहता था ताकि आपको प्रॉब्लम याद ना करना पड़े, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमको इस डेरिवेशन पे साइन में क्या है, साइन निकालना होता है और कॉस निकालना होता है। तो जब हम साइन निकालेंगे
तो देखिए समझिएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब क्या दिया गया है, बीवी, तो हम इसको लिख लेंगे बीवी अपन कर्ण की। अगर हम लोग बात करने लग जाएंगे ना, लंब बटे अगर कर्ण होता है, तो अगर कर्ण की बात करेंगे तो अपना कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये आधार, ये कर्ण, ये लंब कहलाएगा। इस त्रिभुज में भी ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। वो जो मैंने बात समझाई त्रिभुज वाली वो ठीक है। ये देखिए इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए भी वही ये कर्ण बन रहा है, और इस त्रिभुज के लिए भी वही ये कर्ण बन रहा है, चाहे जो ले लो कोई दिक्कत नहीं है। बीवी बटा लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो एक कर्ण को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कर्ण हमारे पास क्या है, बी इंटू ई। अगर मैं यहाँ से कास थीटा बराबर निकालूंगा, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को लूंगा तो देखिए आधार इसमें बी एच है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को लूंगा तो इसमें भी आधार क्या है, बी एच है। ट्रायंगल चाहे जो ले लो, ऊपर वाला खाना अच्छा हो तो ऊपर का खा लो, नीचे वाला खाना अच्छा लगे तो नीचे का खा लो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी एच, क्योंकि अपना क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया, बी एच, और ये क्या हो जाएगा अपना कर्ण वही होगा, बी इंटू ई। अगर मैं क्या करूं, इसे मान लूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मान लूं इक्वेशन नंबर सेकंड, और आपसे बोल दूं, क्या बोल दूं कि इन दोनों समीकरणों का वर्ग कर दीजिए आप और जोड़ दीजिए, तो क्या निकल के आता है जरा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोल दूं, या फिर आपसे बोल दूं, दो बार इसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसे आपको 10 में बनाना होता है। तो एक बार आप क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को चाहे पहले कर दीजिए चाहे बाद में कर दिए, भागे सेकंड करना होता है, फर्स्ट भागे सेकंड। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, याद भी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर, क्योंकि फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा ना तो सब कुछ याद हो जाएगा, जो प्रूविंग निकलेगी उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो साइन थीटा बटे कास थीटा कर दिया मैंने, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट में साइन थीटा कास थीटा थे। अब क्या होगा, बटे भाग देना है हमको, तो ये बी वी अपान बी एच है, तो साइन की वैल्यू तो यहाँ पे रखूंगा बी वी अपान में बी ई, और अपान कास की वैल्यू हमारे पास दी गई है बी एच अपान में बी ई। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बी ई से बी ई को खत्म कर दूंगा, और साइन कास का रिलेशन आप बचपन से पढ़ रहे हैं कि टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा बराबर निकल के आ गया बी वी अपान में बी एच। एक फार्मूला ये आपके पास निकल के आ गया। बोलो अब देखिए, आपको ये हमेशा क्वेश्चन करने में याद करना पड़ेगा कि tan थीटा बराबर बी वी अपान बी एच होता है। तो जब आपको ये पता होगा ना यार, तो जब यहाँ पर आप साइन कास निकाल लोगे और आपको पता होगा कि मुझे ये वाला फार्मूला प्रूव करना है, तो क्या यहाँ पे ये साइन थीटा बटे कास थीटा ना करके कास थीटा बटे साइन थीटा कर दोगे का, नहीं करोगे ना। इसलिए इस फार्मूले को याद रख लो, इस फार्मूले से आपको डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए एक रिलेशनशिप हमें और निकालना होता है, वो भी रिलेशनशिप से क्लियर होगा। इसमें क्या करना होता है, समीकरण पहले को स्क्वायर करना है और प्लस दूसरे के साथ में क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब इसको भी स्क्वायर करके, तो देखिए इसको स्क्वायर करो पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसी से ना इसमें क्या करूं, इसी से थोड़ा सा अगर मैं चेंजमेंट कर दूं, सीधे सीधे मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अगर मैं इसे सीधा चेंजमेंट कर दूं, बीवी बराबर निकाल लूँ इससे, देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अगर मैं इससे बीवी बराबर निकाल दूं तो क्या निकल के ना आ जाएगा, बी ई साइन थीटा। थोड़ा आसान हो जाएगा, अगर वैसे में भाग दे दोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत ना है। समीकरण फर्स्ट है अपना। इधर से अगर मैं बी एच निकाल लूं तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ई इंटू में कास थीटा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड। वैसे भी जो स्क्वायर करके भाग दे सकते हो, इस तरह में थोड़ा स्क्वायर करके जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगा बीवी का स्क्वायर, और देखिए ये बीवी का स्क्वायर हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट वाले जुड़ जाएंगे, राइट राइट वाले जुड़ जाएंगे। तो ये बीवी का स्क्वायर, पहले समीकरण को स्क्वायर किया मैंने, और इसके बाद क्या होगा, बी एच का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। आपको पता ही होगा कि लेफ्ट लेफ्ट वाले जोड़ देते हैं बराबर के इधर, और राइट के उधर बराबर के उधर, मतलब कि राइट के जोड़ देते हैं सभी को। तो बी ई का बी ई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी ई का स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, बीई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। जब बीई स्क्वायर हमें कॉमन दिख रहा है तो हम लोग बीई स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। तो भैया बीई स्क्वायर कॉमन कर लिया, बचा क्या, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बचपन में आपको मैडम ने पढ़ाया होगा, क्योंकि आपको मैडम की पढ़ाई बहुत दिन तक याद रहती है, और टीचर ने पढ़ा दिया तो भूल जाते हो। तो मैडम ने आपको पढ़ाया होगा कि बउआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो वही 1 हम यहाँ पे लिख देंगे, और एक फार्मूला, प्यारा सा फार्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा, बीई का स्क्वायर बराबर बीवी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। ये था दोस्तों आपका डेरिवेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इस पर आपको 2 फार्मूले प्रूव करने होते हैं, और कोई नहीं। देखिए जोड़ने में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर के इधर जोड़ दिया जाता है वर्ग करके या घन करके, और राइट राइट वाले राइट साइड जोड़ दिया जाता है। मतलब बराबर का साइन तो एक ही लगाओगे कि 50 ठो लगा दोगे।
लोगे। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा, तो देखिए सबके समझ में आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और मैंने इसे बहुत ही आसान वे में बताया है, लेकिन अभी कुछ चीजें रही जा रही हैं जो कि अब बता रहा हूँ। देखिए अल्फा दिक्पात कोण होता है और ये नति कोण थीटा होता है। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करने लग जाऊँ, दो अवयव की मैंने बात करी थी ना, दो अवयव की बात करने में लग जाऊँ, यहाँ पे दिक्पात कोण क्या होता है। अगर मैं बात करूँ दिक्पात कोण की, तो देखिए दिक्पात कोण क्या होता है समझिएगा। देखिए दिक्पात कोण बना कहाँ है, ये आपका क्या है, भागौलिक यामोत्तर है कि ना है, और ये क्या है आपका चुंबकीय यामोत्तर है। तो भागौलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। कोई समस्या आई क्या इसमें दिक्पात कोण में? ना ही ना। आपको यहाँ पे दिक्पात कोण की परिभाषा लिखना है, कहाँ पे बना हुआ है ये, चुंबकीय यामोत्तर और भागौलिक यामोत्तर के बीच। क्लास चाहे जितनी बड़ी हो जाए कोई भागेगा नहीं। ठीक है, दिक्पात कोण क्या होता है, तो आप बोल देंगे चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर। भौगोलिक होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, भौगोलिक यामोत्तर, यामोत्तर। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग। अरे मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग। यामोत्तर के बीच बना कोण, बीच बना कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। कोई लड़की अगर आपसे अपना नाम बता के चली जाए एक बार, दिक्पात कोण कहलाता है। लिख लूं फिर बताता हूँ, दिक्पात कोण कहलाता है कि मेरा नाम प्रिया है, तो जिंदगी में आपको प्रिया नाम नहीं भूलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपसे बता दूंगा कि दिक्पात कोण, तो आपका पता क्या मालूम एग्जाम में यही बोल जाओ कि कौन सा कोण सर जी ने बताया था, लेकिन प्रिया नहीं भूलेगा, प्रिया हमेशा याद रहेगा। और जो मैडम ने पढ़ा दिया होगा ना वो हमेशा याद रहेगा। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिक्पात कोण, तो दिक्पात कोण की परिभाषा आपने इस डायग्राम से क्या दे दिया, क्योंकि ये चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना था, तो आपने बोल दिया दिक्पात कोण की परिभाषा चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोल देते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। अगर मैं बात करने लग जाऊं नति कोण अथवा नमन कोण की, यहीं पे बात कर लूंगा, क्योंकि अगर पेज पलट दूंगा ना तो चित्र खो जाएगा, और चित्र खो जाएगा ना तो डेफिनेशन भी आपको समझाने में काम पड़ जाएगा। प्रिया का नाम नहीं है कि आप याद रख लोगे। ठीक है, तो देखिए नति कोण अथवा नमन कोण। अब नति कोण अथवा नमन कोण ये थीटा होता है, बना कहाँ है यार, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ये चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना है। तो आप सीधे से बोल देंगे नति कोण वह कोण है जो पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र बीई की सतह पर बना होता है, या फिर आप बोल देंगे नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय चुंबकीय यामोत्तर के कहाँ पे बना हुआ है, ऊर्ध्वाधर घटक ना, तो आप बोल देंगे चुंबकीय यामोत्तर के ऊर्ध्वाधर घटक, चुंबकीय वह कोण, यहाँ पे आप लिखेंगे वह कोण जो, आप बहुत प्यार से डेफिनेशन लिखिएगा यार, मैं बोल दे रहा हूँ बहुत आसान डेफिनेशन है, यहाँ पे देख भी सकते हैं। वह कोण जो चुंबकीय यामोत्तर के, यामोत्तर के यहाँ से देखना ही तो है, चुंबकीय यामोत्तर के कहाँ बना हुआ है, क्षैतिज घटक पर। तो यहाँ पे आप बोल देंगे वह कोण जो चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज घटक और किसके, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज घटक तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण क्या कहलाता है, के बीच बना कोण वो नति कोण अथवा नमन कोण कहलाता है। यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, समझ लेना। देखिए ये वाला जो कोण था दिक्पात कोण अथवा नमन कोण, ये भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना था, तो आपने डेफिनेशन बोल दिया दिक्पात कोण की, वह कोण जो भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना होता है दिक्पात कोण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ लेगा दिक्पात कोण की परिभाषा, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यार एक दिक्पात कोण जो होता है भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना होता है। तो आप बोल देंगे चुंबकीय यामोत्तर दिक्पात कोण की परिभाषा की वह कोण जो भौगोलिक यामोत्तर अथवा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना होता है, दिक्पात कोण अल्फा कहलाता है। अगर आपसे कोई बोल देगा नति कोण तथा नमन कोण की, तो आप जानते हैं ये क्षैतिज घटक है, और ये जानते हैं कि आप पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप बोल देंगे कि चुंबकीय यामोत्तर के पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज घटक, चुंबकीय यामोत्तर के क्षैतिज घटक तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण नति कोण अथवा नमन कोण कहलाता है। यार किस किस के समझ में नहीं आया ये एक बार जरूर बता देना। उसी के समझ में ना आया होगा जिसके दिमाग में गर्लफ्रेंड याद आ रही होगी, तो उसको भूल जाओ और इसे समझ जाओ। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ ताकि ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाए, कल से इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।
आगे का पार्ट है दोस्तों चुंबकन तीव्रता, जिसको हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आई बराबर एक फार्मूला होता है चुंबकन तीव्रता। जब भी आपसे कभी पूछी जाए तो आपको ये याद रखना है M/V, जहाँ M होता है आपका द्रव्यमान और I आपका होता है, V आपका होता है आयतन। ठीक है, किसी नमूने का आयतन होगा ये, और ये क्या होगा? उसी नमूने का द्रव्यमान होगा। सपोज करो इस गड्ढे में मैंने बहुत सारा जल भर दिया, तो ये एक नमूना हो गया, इसका आयतन क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, और इसका जो द्रव्यमान ये भरा हुआ है ये क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो जब भी कभी आपसे चुंबकन तीव्रता की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप इस फार्मूले से निकाल के रख देंगे। आप बोलेंगे किसी दिए गए नमूने का किसी दिए गए नमूने का चुंबकन, किसी दिए गए नमूने का चुंबकन या किसी दिए गए नमूने का आयतन, किसी दिए गए नमूने का आयतन तथा उसका द्रव्यमान के अनुपात को, यहाँ पे समझो मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, किसी दिए गए नमूने का आयतन तथा उसके द्रव्यमान के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। दिए गए किसी दिए गए नमूने का किसी दिए गए नमूने का क्या है? आयतन तथा उसका द्रव्यमान तथा उसके द्रव्यमान के आयतन को द्रव्यमान के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही होगी, जो जो मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ा होगा, क्योंकि इस तरह के जो भी फार्मूले से डेफिनेशंस बनती हैं उन्हें मैंने आपको रटा दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत सारा सिलेबस आपका इस चैप्टर से हट चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आधे घंटे पढ़ाने का चैप्टर, इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हट गए हैं। कम से कम आधे घंटे उन्हें उनकी क्लास चलती जितनी इससे चल चुकी, लेकिन वो हट गया है। खुशी की बात ये है। तो आपको अब इसमें पढ़ना है उत्तरीय, एक चैप्टर है उत्तरीय ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। ये बस पढ़ने, चैप्टर समाप्त। उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव, उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव, इसके बाद दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। तो देखिए सबसे पहले क्या है? दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। जो चुंबक में, यहाँ पे उत्तरी चुंबकीय ध्रुव में आप बोल देंगे जो चुंबक में उत्तर की ओर का सिरा होता है उसे हम लोग उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। और